पोम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट इज अ सिंबॉलिक पोम। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। लेकिन इस पोम में फायर सिंबलाइजेस डिजायर। डिजायर यानी हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं। एंड आइस मतलब होता है हेट। हेट यानी घृणा। तो पोएट ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे पोम में पढ़ेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू रीड क्लास 10th फर्स्ट स्लाइड बुक पोम नंबर 2। द टाइटल ऑफ अवर पोम इज फायर एंड आइस। तो पोएट कहते हैं कि देयर आर टू वेज टू इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया दो तरह से समाप्त हो सकती है, एक फायर की वजह से और दूसरी आइस की वजह से। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया या तो डिजायर, हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाओं की वजह से समाप्त हो सकती है, या तो फिर हम लोग जो एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, उस वजह से समाप्त हो सकती है। तो we will read this poem. I will explain you this poem in Hindi, and we will discuss the difficult word meaning and the poetic devices that have been used in the poem. Let's start with the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. वर्ड यानी दुनिया, फायर यानी कि डिजायर, हमारी विश, हमारी इच्छाएं। एंड मतलब होता है फिनिश हो जाना, समाप्त हो जाना। आइस, आइस मीन्स हेट, घृणा। टेस्टेड मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभव। एंड डिजायर मतलब विश, इच्छाएं। एंड होल्ड विद मीन्स होता है अग्री विद, सहमत होना। होल्ड विद, अग्री विद। फेवर मीन्स होता है सपोर्ट या पक्ष में होना। तो पोएट कहते हैं सम से, सम यहाँ पे है सम पीपल, कि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो दुनिया है वो फायर यानी कि डिजायर यानी इच्छाओं की वजह से समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइज, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइज यानी घृणा की वजह से समाप्त होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट ये कह रहे हैं, आई से यहां मतलब है पोएट अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कह रहे हैं जहां तक मेरा अनुभव है डिजायर के बारे में, यानी इच्छाओं के बारे में जहां तक मेरा अनुभव है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों से सहमत हूं। होल्ड विद यानी कि सहमत होना। कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से सहमत हूं जो फायर के सपोर्ट में है। मतलब कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर की वजह से यानी डिजायर की वजह से ये दुनिया समाप्त होगी, मैं भी उन्हीं लोगों से सहमत हूं। Further, the poet says, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश या नष्ट कर देना। एंड ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स, दो बार। इनफ मतलब होता है काफी, पर्याप्त। एंड हेट मीन्स होता है घृणा, डिसलाइक। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश। और आइस भी यहां पर घृणा को ही इंडिकेट कर रहा है। एंड सफाइस मतलब होता है टू सफिशियंट। टू सफिशियंट यानी कि पर्याप्त होना, सफिशियंट होना। तो पोएट ये कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इट यहां पर वर्ड को बोला गया है, दुनिया को, कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर इस दुनिया को दो बार समाप्त होना पड़े, कि अगर ये दुनिया जो है दो बार समाप्त होनी हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो कहना है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो कि मैं जानता हूं, इनफ यानी काफी, पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा के बारे में। तो कह रहे हैं कि मैं काफी कुछ घृणा के बारे में भी जानता हूं, टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि आइस से ये जो डिस्ट्रक्शन होता है, आइस से जो विनाश हो रहा है, आइस यानी घृणा, कि घृणा हेट से भी जो विनाश होता है इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आइस यानी घृणा भी जो है वो अपने आप में पर्याप्त है, काफी है नुकसान करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और ये भी अपने आप में क्या है, सफिशियंट है यानी पर्याप्त है। तो इस स्टैंजा में वो कहना चाह रहे हैं
कि अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़े, तो वो काफ़ी कुछ हेट यानी घृणा के बारे में भी जानते हैं, ये कहने के लिए कि जो आइस से डिस्ट्रक्शन होता है यानी जो घृणा से जो नुकसान होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है एंड वुड सफाइस, और ये भी अपने आप में पर्याप्त है इस दुनिया को समाप्त करने के लिए। लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोम। सबसे पहले हम लोग राइम स्कीम देख लेते हैं। तो इस पोम की राइम स्कीम है ए बी बी सी बी। और ये किस तरह से है, आइए इसको समझ लेते हैं। राइम स्कीम में आप लोग को पिछली वीडियो यानी डस्ट ऑफ स्नो जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो राइम स्कीम को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आइए इसमें देख लेते हैं। फायर राइम विद डिजायर एंड फायर। तो फायर, डिजायर, फायर, इसे ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो हम लोग इसे ए और ए बोलेंगे। इसके बाद में आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बी बोलेंगे। हेट राइम विद ग्रेट, तो इसको हम लोग सी बोलेंगे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है यहां पर एनाफोरा। Now, what is anaphora? When two or more consecutive lines are started with same word. जब क्रम से आने वाली लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट टू लाइंस जो हैं सम से और सम से एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे एनाफोरा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंजैबमेंट देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज इंजैबमेंट? जब पोम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो और वही लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो इसे इंजैममेंट कहते हैं। जैसे हम लास्ट की द लाइंस में देखते हैं, हेट, आइस एंड ग्रेट, इसके बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैममेंट है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर एलिट्रेशन है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? व्हेन टू और मोर consecutive words are started with same consonant sound, that is alliteration। जब एक के बाद दूसरे क्रम से आने वाले शब्द एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हों तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं सम से, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है क्योंकि ये स साउंड को रिपीट कर रहे हैं जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। देन फेवर फायर, यहाँ पे फ साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे एसोनेंस का यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज एसोनेंस? रिपीटेड यूज ऑफ वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। अब ये वॉवल कहाँ पर होता है? ये आपके वर्ड के बीच में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे आई और यहाँ फायर में आई जो है, यहाँ पे आई साउंड को रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। इसी तरीके से फोर्थ लाइन में हम देख रहे हैं कि आई और ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे आई विद और फायर में आई साउंड है, और इसी के साथ में ओ साउंड भी बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे होल्ड में ओ, दोज का ओ, एंड हु में ओ, एंड फेवर में भी ओ का यूज यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर भी एसोनेंस है। नेक्स्ट लाइन 6 में भी एसोनेंस का यूज किया गया है। यहाँ पर भी आई एंड ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं आई थिंक में भी आई का यूज हो रहा है, और इसके बाद ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। नो, इनफ में ओ साउंड का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। और कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जा रहा हो तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक लगातार आते हैं। ऑल्दो कभी कभी ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं भी होते हैं, क्रम में नहीं भी आते हैं, लेकिन एक ही लाइन में होते हैं।
और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं, तो इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो हम लाइन 4 में देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है, जैसे कि विद एंड दोज, यहाँ पे द साउंड को रिपीट किया गया है, विद में टीएच एंड दोज में टीएच का यूज किया गया है, तो ये द साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video, hit the like button. Thanks for watching my video.